ऑल राइट बच्चों। सो केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट वन मैंने डिस्कस किया था। सो अभी आपने जो भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के लेवल वन फ्रॉम नरेंद्र अवस्थी, उसको मैंने मार्क कर लिया है। तो जिसका भी क्वेश्चन हो उसको अनम्यूट करना है एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अ हिंट। जहाँ पे हिंट की जरूरत होगी, जहाँ पे पूरा सॉल्व करना होगा वहां मैं पूरा सॉल्व करूंगा। राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आओ 39 से स्टार्ट करते हैं ना। In the presence of excess of anhydrous SrCl2, the amount of water taken up in governed एक मिनट, in the presence of excess of anhydrous SrCl2, the amount of water taken up is governed by Kp is equal to इतना for the following reaction at 273 Kelvin. What is the equilibrium vapor pressure in torr of water in a closed vessel that contains SrCl2.2H2O? ठीक है। ओके ओके ओके। देखो आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है बेटा SrCl2 का ना। आपको ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसकी क्या स्टोरी दी हुई है कि इसका Kp वैल्यू दिया है विच इज क्वाइट हाई, 10 के पावर 12 ATM पे पावर -4, है ना। ओके। अब पूछ रहा है आपसे कि बताओ वेपर प्रेशर कितना होगा, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और वो भी टॉर में ऑफ वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल। एक बात बताओ बेटा, आप क्या इसमें दिख रहा है आपको कि ये पोर्शन सॉलिड है और ये लेफ्ट साइड में भी सॉलिड है? तो क्या इस रिएक्शन के लिए मैं केपी लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट का एक्टिव मास 1 है अपॉन रिएक्टेंट में पार्शियल प्रेशर ड्यू टू H2O एट इक्विलिब्रियम टू द पावर 4? कैन आई राइट लाइक दिस? से यस और नो? Yes, sir. नाउ दिस वैल्यू इज गिवन अस एज 10 के पावर 12 ATM पे पावर -4। तो यहां से मैं थोड़ा सा इधर उधर रीअरेंज कर लूं तो प्रेशर ड्यू टू H2O पे पावर 4 विल बी इक्वल टू 10 के पावर -12 ATM पे पावर 4। डू यू गाइस अग्री? बोलो। आ रहा है Yes. बात बस अब इसके बाद तो खत्म है क्वेश्चन। अब यहाँ से प्रेशर ड्यू टू H2O आ गया, इस पे पावर 1/4 ले लोगे तो 10 पे पावर 12 और उस पे पावर 1/4, तो ये कट जाएगा, 3 टाइम्स आएगा। दैट इज इक्वल टू 10 के पावर -3 ATM। अब बेटा बताओ प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर एट इक्विलिब्रियम तुम्हें ATM में मालूम है, तो टॉर में नहीं निकाल लोगे जी। टॉर में कितना आएगा? 10 के पावर -3 ATM, और एक ATM में कितना टॉर होता है? 760 टॉर। ये मल्टीप्लाई कर लो बेटा, यही आंसर आएगा, 0.76 टॉर। दिस विल बी द आंसर। समझ आया ना? तो बाकी सारी कहानी दी हुई थी, बस आपको डेटा से पकड़ करके चीजों को सॉल्व कर लेना था, ठीक है। Okay. I now let's move to the next question which you guys have asked. Question number 55. Okay. So क्या है, एक बारी पढ़ते हैं। 273 केल्विन एंड 1 ATM पे 10 लीटर का कंटेनर है जिसमें N2O4 डिकम्पोज कर रहा है, दोनों ही गैस है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये कहानी दिया हुआ है। What is the degree of dissociation alpha when the original volume is 25% less than that of existing volume? Okay. हम्म हम्म अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ना ये उससे रिलेट करने के लिए बोल दिया है बेसिकली वॉल्यूम एंड मोल को। तो चलो और देखते हैं। मान लो N2O4 आपने लिया,
एंड 2NO2 में ये ब्रेक हो रहा है। एंड 273 टेम्परेचर लिखा हुआ है, केल्विन है, प्रेशर लिखा हुआ है 180 ना, और लिखा है कि 10 लीटर इसका स्टार्ट हुआ डिकम्पोज करने के लिए NO2। अब अगर आप प्रेशर मेंटेन करते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करते हो, तो कितने लोग बोल रहे हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर मैं लगाऊं आइडियल गैस इक्वेशन पे, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर इज रिमेन सेम एंड आर इज बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम एंड मोल विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और आगे देखते कहानी भी शायद वॉल्यूम में ही दिया है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ dissociation alpha when the original volume is 25% less than the existing volume? तो बेटा ये जब भी डिकम्पोज होगा 10 लीटर से, तो 10 माइनस एक्स आएगा और ये 2x बनेगा। तो वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? दोनों का ऐड कर दो, दिस इज द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, और ये मिलके कितना हो जाएगा? 10 प्लस एक्स, अगर ये इनिशियल वॉल्यूम था तो। समझ गए? अब क्या बोल रहा है कि ये जो 10 लीटर था और ये जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है, 10 लीटर हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम हमने लिया था, और ये एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है 10 प्लस एक्स इक्विलिब्रियम पे। तो बोल रहा है ये 10 लीटर है, दैट इज 25% लेस देन द एग्जिस्टिंग। तो 10 प्लस एक्स का 25% निकाल लेते हैं। 10 प्लस एक्स का 25/100 कर लोगे, दिस इज 20, कितना 20% था कि 25% लेस था? 25% ना। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि जो वॉल्यूम है उसमें से अगर आप 25% रिमूव कर दो उसी का, तो वो वैल्यू आपके 10 लीटर के बराबर है। वापस से स्टेटमेंट पढ़ के देखो। इफ, देखो ध्यान से, when the original volume is 25% less than the existing volume, what is existing volume? Volume at equilibrium 10 minus x and 2x, इनको जोड़ लो तो ये existing volume निकल के आया 10 plus x। नेचुरली वो 10 से ज्यादा है, ये 10 प्लस एक्स 10 से ज्यादा है, तो 10 यानी छोटा होगा इससे। तो वही बोल रहा है कि ये जो 10 लीटर है ये इस वैल्यू से 25% कम है ना। तो 10 प्लस एक्स में से उसी का 25% निकाल दो, तो इज इक्वल टू 10। तो क्या यहाँ से एक्स मिल जाएगा बेटा, बोलो? एक ही अननोन है यहाँ से, ये सुनो। और अगर एक्स मिल गया तो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं निकल जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी हाउ मच? एक्स अपॉन 10। परसेंटेज निकालना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। ये सॉल्व करना पड़ेगा। किसका डाउट था ये? चलो अच्छा ठीक है, अभी किसी ने नहीं बोला तो इसका मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। Am I audible everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो बताना फिर ना। I'll move to the next question, which is 63rd. Now, at certain temperature, the compound AB2 dissociates according to the equation। बोल रहा है कि AB2 है जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें? 2AB एंड B2 में। इंटरेस्टिंग ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और अल्फा को बोला है स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी। अब देखो जब भी ये वर्ड आए कि अल्फा इज स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी, इसका मतलब ये होगा कि 1 में से अल्फा घटाने पे लगभग वैल्यू 1 आ जाएगी, या 1 में अल्फा जोड़ने पे लगभग वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 में इवन 2 अल्फा 3 अल्फा जोड़ने पे भी लगभग 1 आ जाएगा। जब भी इस तरह की कोई कहानी समझाए तो आप समझ लेना कि इसी तरह का कुछ बात कर रहा है। समझ आया? तो इस अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग रेडी रहेंगे, ठीक है।
अब इसने क्या बोला है कि द एक्सप्रेशन ऑफ केपी इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड इनिशियल प्रेशर। तो देखो, वैसे तो आप चाहो तो इसको कोई भी इनिशियल मोल लेके कर सकते हो, बट क्वेश्चन और थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप 1 मोल से स्टार्ट करते हो तो, ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको जो 2ab था, ब्रेकिंग डाउन इनटू 2ab, ये ab2 था, ab एंड b2 में ब्रेक कर रहा है। तो इसको मैं मान ले रहा हूँ स्टार्टिंग में 1 था, तो ये 1 - 2x होगा, और ये 2x एंड x। अल्फा आपको मालूम है क्या होता है, कितना टूटा, 2x, लिया कितना था, 1। तो 2x के जगह मैं अल्फा रख सकता हूँ, यानी 1 - अल्फा, ये अल्फा, और x के जगह पे अल्फा/2 रख सकता हूँ, राइट। तो ये आ गए तीनों के बारे में, हमें ए बी कितना है कंटेनर में, ab2 कितना है, ये सब के बारे में आइडिया लग गया। तो अब मैं कंटेनर बनाऊंगा, वही पुराना तरीका जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, कि भाई ab2 कितना है इसके अंदर, 1 - अल्फा है, ओके। एंड ए बी कितना है, वो है अल्फा, और b2 कितना है बेटा, वो है अल्फा/2। टोटल जोड़ लो कितना है। तो अभी मैंने आपको समझाया, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा/2, -अल्फा प्लस अल्फा गया, ये आ गया 1 + अल्फा/2 आ गया, ये टोटल, ना। अब क्या करना है भाई, अब आपको केपी का एक्सप्रेशन लिखना है। केपी कैसे लिखोगे, केपी यू कैन राइट एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू द पावर 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू एंड होल डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू टू द पावर 2। सबको यहाँ तक क्लियर है, बोलो। यस। अब देखो, Yes. सारा सारा चीज यही करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं, कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब ए बी का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो ए बी का मोल अल्फा अपॉन टोटल मोल 1 + अल्फा/2 इंटू टोटल प्रेशर पी। ऐसे करके सभी का एक्सप्रेशन बना लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अल्फा बहुत छोटा है यूनिटी से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू आ रही है जहां जहां पे भी 1 + अल्फा/2 है, क्या मैं इसको 1 लिख लूं, बोलो। ये जो 1 - अल्फा है, क्या मैं इसको 1 लिख लूं। तो जैसे ही आप इतनी सी चीज करोगे ना, बड़ा इजी हो जाएगा। तब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ab2 अब कितना आएगा, पहले कितना खतरनाक आता। अब आएगा 1 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ ab2 इज 1 - अल्फा, जो कि 1 होगा, डिवाइडेड बाई टोटल मोल, हमने देखा 1 + अल्फा/2, तो इसका मोल फ्रैक्शन लगभग 1 आ रहा है। तो तो यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ab2 कितना आ जाएगा, दैट विल बी मोल फ्रैक्शन विच इज 1 इंटू टोटल प्रेशर p। तो अब उसके जगह पे मैं रख दूंगा। तो इस तरीके से करोगे, तो जहां पे 1 + अल्फा/2 है, या जहां पे 1 - कुछ अल्फा के टर्म में है, उसको नेग्लेक्ट कर देना, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द राइट इक्वेशन, हो जाएगा। यस। बोलिए। चलो ठीक है, तो ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं अब। COCl2 gas dissociates according to the equation COCl2 CO and Cl2 when heated to 700 Kelvin, the density of gaseous mixture at 1.16 atm and at equilibrium is इतना ग्राम पर the density of the degree of dissociation। ये तो सीधा क्वेश्चन है बेटा, आओ इसको समझाते हैं। हमने एक डेरिवेशन किया था, उस पे बेस्ड है, आ जाओ पहले समझ लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा। बोल रहा है कि COCl2 है, ये ब्रेक डाउन करता है किस इक्वेशन से, उससे CO मिलता है, एंड साथ में क्या मिलता है, CO2, सॉरी, CO + Cl2 मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और क्या बोल रहा है, व्हेन हीटेड टू 700 द डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर एट 1.16, प्रेशर बोला है 1.16 atm है, और उस समय डेंसिटी बोला है 1.16 लीटर।
और टेम्परेचर दिया है 700 केल्विन। अल्फा पूछ रहे हैं ना। और ये डेंसिटी अकेले का नहीं, मिक्सचर का है। ठीक है। अब बताओ, आपको क्या ये एक फॉर्मूला मालूम है? कौन सा चीज कि अगर मान लो इनिशियल ये 1 मोल था, ये 1 - अल्फा आएगा, तो ये अल्फा अल्फा आ जाएंगे। अब क्या आपको मालूम है कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना हो तो उसके लिए टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम करते हैं। डू यू गाइस एग्री? यस। हम्म। और या फिर जब आइडियल गैस होता है तो हमने देखा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा करके डिराइव किया था, तो हमारे पास आया था प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन आर इनटू टी। डू यू गाइस रिमेम्बर? यस सर। अब देखो, तुम्हें डेंसिटी दिया है, तुम्हें टेम्परेचर दिया है, तुम्हें प्रेशर दिया है, तो क्या मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा बेटा यहाँ से? हाँ। आर वगैरह को आप किस में रखोगे? देखो यहाँ ग्राम पर लीटर में लिखा है, प्रेशर 1.16 लिखा हुआ है, तो आप यूनिट अच्छे से यूज करके रख लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ना। मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकल जाएगा, सीधा सीधा वैल्यू रख दोगे। यूनिट सही लिखा हुआ है अपने हिसाब से, जो भी चाहिए। प्रेशर को एटीएम में लिखा है, वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो आपका मोलर मास ग्राम में आ जाएगा। हो जाएगा ना यहाँ तक? अब सारा कहानी इसी चीज को लिखने के लिए, मोलर मास ऑफ मिक्सचर एंड अल्फा रिलेटेड ना, आई विल राइट दैट। क्योंकि अब हमें ये मालूम चल गया है मोलर मास ऑफ मिक्सचर, सो आई विल बी सिंपली राइटिंग मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास। और आपको मालूम है मास किसी भी टाइम पे लें वो तो हमेशा सेम होता है, तो आई विल राइट 1 × मोलर मास ऑफ COCl2, विच मीन्स द मास एट T इज इक्वल टू 0 ना। T इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ यही था, तो इसका मास मैंने लिख दिया। और वही मास पूरे टाइम पे होगा ना, एंड डिवाइडेड बाई टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है, ये जोड़ दो, 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा मिलके 1 + अल्फा। अब ये वैल्यू तुम्हें मालूम है बेटा, मोलर मास ऑफ COCl2 भी मालूम है, तो क्या अल्फा नहीं निकल जाएगा? एक ही अननोन है। तो बेसिकली ये 2 स्टेप का क्वेश्चन था। पहले स्टेप से आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना था, डेटा दिया हुआ था। और दूसरे स्टेप में मोलर मास ऑफ मिक्सचर को कैसे आप लिखते हो उससे। याद है एक रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन n - 1 इंटू डी। याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो उसके डेरिवेशन में हम लोग लिखते थे ना मोलर मास ऑफ मिक्सचर, बिल्कुल उसी का पार्ट है। ठीक है। जिनको नहीं ध्यान आ रहा हो वो एक बार ही लेक्चर नोट्स को रिवाइज कर लो या लेक्चर देख करके देख लो ये वाला पोर्शन कैसे डिराइव किया था। हो जाएगा ना ये प्रॉब्लम? यस सर। चलो ठीक है, ग्रेट। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 69। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल of 1000 डिग्री सेल्सियस अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 40। ओके। तो इसने अल्फा I2 का दिया है 1000 डिग्री सेल्सियस में। I2 किस में टूटेगा जी? 2I में। टेम्परेचर 1000 लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है इसने? इस टेम्परेचर पे लिखा है अल्फा 40% है ना? 40% बाई वॉल्यूम। द डिग्री अंडर दैट 40% बाई, इफ द डिसोसिएशन इज रिड्यूस टू 20% एट द सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर सेम किया है, बोला है डिसोसिएशन को 20% कर दिया, द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑन द गैस इज। अब पूछ रहा है प्रेशर, अब बताओ। अच्छा देखो, इसने ना धीरे से ऐसे बोल के निकल गया। देखो स्टार्टिंग में इसने प्रेशर कितना दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप गौर कर पाए इस बात पे? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ I2 मॉलिक्यूल
1000 डिग्री सेल्सियस पे अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी जो पहले वाला प्रेशर था वो P1 इज इक्वल टू 118 था ना। तो खत्म हो गया यार ये क्वेश्चन। अभी बताओ कितने लोगों को ये ध्यान है कि जब हम केपी का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, मैंने करवाया था आपको N2O4 ब्रेकिंग डाउन इनटू 2NO2, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। वन पार्टिकल इज ब्रेकिंग इनटू टू पार्टिकल। तो इसका रिलेशन आया था हमारे पास, केपी इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर। डू यू गाइज रिमेम्बर? Yes, sir. Yes, sir. तो बस अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। केपी टेम्परेचर सेम है तो फिक्स्ड रहेगा, नंबर 4 भी फिक्स्ड रहेगा। अब ये बदलेंगे, तो इसका हमारे पास रिलेशन ये है कि अल्फा 1 का स्क्वायर इंटू P1 का स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा 1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर नहीं था, P2 था ना, अपॉन 1 - अल्फा 2 का स्क्वायर। अब देखो एक वैल्यू नहीं, दोनों अल्फा दिया है। एक का 40% का मतलब अल्फा कितना हुआ, 40/100, यानी 0.4। और इसमें कितना हो गया, 0.2। तो एक बारी आप 0.4 रख लो, उस समय का प्रेशर आपको निकालना है। नहीं दिया हुआ है 1 atm, 0.4 का केस का 1 atm दिया है, वो यहाँ 1 atm रख लो। और एक बारी अल्फा 0.2 है, उस समय का प्रेशर पूछ रहा है, एक ही अननोन है, हो जाएगा ये। बिल्कुल एकदम उसी का रेप्लिका था, बस के स्टेटमेंट में ही था स्टार्टिंग में, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर आप वो पकड़ लिए थे तो क्वेश्चन हो जाएगा। सबको क्लियर है ये बात? आगे बढ़ो। Yes, sir. ओके, चलो 69 हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव आस्क्ड इज 73। अब ये पूरा रिएक्शन लिखा है, केपी लिखा है, इक्विलिब्रियम स्टीम हाइड्रोजन मिक्सचर वाज 45% H2 बाई वॉल्यूम। अच्छा तो आसान तो है यार, देखो ना, इसमें बोल रहा है कि केपी इसने दे रखा है ना, इसका केपी आपको दे रखा है, और ये बोल रहा है ये प्योर लिक्विड है। देखो ये सॉलिड है, तो ये सब तो वैसे ही एक्टिव मास 1 1 हो गए, कहानी खत्म हो गया इनका। अब बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टीम हाइड्रोजन मिक्सचर, तो यानी H2O है गैस के फॉर्म में, NH2 है। अब बोल रहा है इनमें 45% ही है, तो बेटा अगर ये 45% हुआ तो ये 55% हो जाएगा। ये सुनो, बोलिए भाई, ये सुनो। Yes, sir. अब क्या मैं केपी को ऐसे लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल स्क्वायर, यानी रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O टू H2 एंड इस पूरे पावर 2 ना। अभी कितने लोग कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर, एक ही डब्बे में अगर उनका मोल एक का N1 एक का N2 हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वन विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू टोटल प्रेशर। ऐसे P2 भी क्या आ जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू। अब P1/P2 निकालोगे तो देखो इनके मोल का रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो इसके जगह पे क्या रखूं मैं, इनका मोल रेशियो कितना है, 45% एंड 55%। जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, तो चुपचाप यहाँ पे मोल समझ के रख दो। 55/45 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन? आसान नहीं है? बोलो। टोटल प्रेशर तो दोनों के लिए सेम ही रहेंगे ना, PT/PT कैंसिल हो जाएगा। ये सुनो, Yes. इसमें कहीं किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ा, इतना आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगले आप लोगों ने 3 3 क्वेश्चन डाल दिए मेरे लिए ना, इन तीनों को देख लेते हैं। एक बारी पढ़ो तो, क्या मालूम शायद अभी तुमसे खुद ही हो जाए। एक बारी पढ़ो, इसको पढ़ो अच्छे से, आइडिया स्ट्राइक करो। इसको पढ़ो और इसको पढ़ो, तीनों पढ़ो, जल्दी करो।
हो जाएगा? या मैं बताऊं? चलो देख लेते हैं। Am I audible, everyone? Yes, sir. ओके, देखो इसमें लिखा है प्योर नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl was heated to 240 डिग्री सेल्सियस इन 1 लीटर कंटेनर। बोला एक बॉक्स लिया है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर था, टेम्परेचर 240 प्लस 273 कर देंगे तो केल्विन में मिल जाएगा ना। इतने पे हीट किया इसने। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर, बोल रहा है कहानी बता रहा है कि पीटी कितना आया, 1 atm आया। एंड NOCl प्रेशर वो 0.64 और NOCl का प्रेशर कितना था, है ना? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ। अच्छा, नाइट्रोसिल क्लोराइड को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, पहले तो क्वेश्चन यही आएगा। यही नहीं क्लियर है तो नहीं हो पाएगा। ये सुनो, बोलिए। हम्म। Yes, sir. तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को जब हीट करोगे तो NONCl2 आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? वैसे इनको लिख करके देना चाहिए, बट अगर इन्होंने नहीं लिखा है तो मैं यही मान के चलूंगा कि ये बेसिकली NON, तो NOCl को गर्म करोगे तो NON क्लोरीन निकल के आएगा, बैलेंस कर लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो तो करेक्ट है, चेक इट आउट। बोलिए, यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ। Pure nitrosyl chloride NaCl was heated to 240 in 1 liter container. At equilibrium, the pressure was found to be इतना, NaCl pressure was इतना. What would be the value of Kp? पहली बात बेटा ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ ये है कि इनको रिएक्शन में कॉफिशिएंट बताना पड़ेगा, वरना कितने लोग ये बात अग्री कर रहे हो कि सर अगर यही इसके जगह आप 4NOCl कर लो और ये 4NO कर लो तो यहाँ पे 2Cl2 कर लो, तो इसका अगर Kp है तो इसका Kp स्क्वायर हो जाएगा, ये सुनो। तो जब तक कोई केमिकल रिएक्शन दिया ना हो तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली पूछना बड़ा वेग सा टर्म लगता है ना? तो अब या तो मैं एज्यूम करूं कि ये रिएक्शन है, अब मैं इसके हिसाब से निकाल के आंसर निकालूं, और या तो मैं अगर बेस्ट ऑप्शन मुझे चूज करना हो तो मैं तो इस पे चला जाऊंगा कि यार ना, विद दिस इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। सो कायदे से मेरा आंसर होता शायद नन ऑफ दीज की तरफ ज्यादा। ठीक है, तो लेकिन आई आई डोंट नो इन्होंने क्या कंसिडर किया है, एक बार आप लोग चेक करो इसका आंसर क्या दिया है इन्होंने। क्या नन ऑफ दीज दिया, नहीं दिया हो तो फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये पहला वाला मान करके ट्राई करिए, चेक करके बताइए। Option B. बी दिया है तो इन्होंने यानी इसको ही कंसिडर किया है, नॉर्मल डिकम्पोजिशन को। वैसे ये गलत है, क्योंकि आप समझ पाए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर रिएक्शन रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोसिल इज दिस ऑल्सो एंड NOCl को इसको भी बोल सकता हूँ मैं डिकम्पोजिशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस मालूम है ना, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है तो ये रूट ओवर Kp हो जाएगा, ये सुनो। तो मैं किस रिएक्शन का वैल्यू बताऊं, ये एक प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं यूनिट क्या आएगा Kp का, शायद वहां से चीजें निकल जाएं। जैसे पहले वाले केस में Kp का अगर आप यूनिट देखो तो Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का होल स्क्वायर अपॉन NOCl का होल स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर स्क्वायर देखोगे तो ATM स्क्वायर कैंसिल होके ये सिर्फ ATM बनेगा।
तो यानी अगर इस रिएक्शन से निकालूंगा आंसर तो मेरा यूनिट सिर्फ एटीएम आएगा, लेकिन अगर इससे निकालूंगा तो सेकंड वाले से, तो आंसर मेरा रूट ओवर एटीएम आएगा पावर 1। तो एक बार चेक करते हैं क्या यूनिट दिया है इन्होंने आंसर के साथ। अच्छा हाँ यूनिट दिया है। अच्छा ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एटीएम में दिया है, इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये वैसा वाला केस लेना चाह रहे हैं जहां पे केपी का यूनिट एटीएम आ जाए, और यानी ऊपर वाला। ठीक है, फिर अब इससे करेंगे, अब इससे हो जाएगा। अगर यूनिट नहीं दिया होता तो फिर तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाता। यूनिट की वजह से फिर भी थोड़ा रह गया है ना। ओके, तो अब बस हो गया, अब तो कर लेते हैं इसको। देखो इसमें क्या है, NOCl ब्रेकिंग डाउन इनटू 2NO एंड क्लोरीन आ रहा है, राइट। इसी का केपी आपको निकालना है। और कहानी में क्या समझाया है कि टोटल प्रेशर 1 atm है, और क्या समझाया है, 1 लीटर का डब्बा है पूरा, और NOCl का इक्विलिब्रियम प्रेशर 0.64। तो हो गया ना जी। देखो आपके इस बॉक्स में कितनी चीजें थी, NOCl था, और क्या था, NO था, और Cl2। और टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, 1 atm। और ये बताओ ये जो भी होगा प्रेशर, कितने लोग करें, अगर मान लो ये A0 है, तो A0 माइनस ये 2x होगा, तो इसका प्रेशर 2x के इक्विवेलेंट, इसका प्रेशर x के इक्विवेलेंट। इसने ये वैल्यू दे रखी है A0 माइनस 2x की, कितनी दे रखी है, बोला है 0.64 है। देखो 0.64 atm यहाँ पे है ना ऊपर। तो ये 0.64 ले लेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों, कौन दोनों, NO एंड Cl2 मिला करके टोटल प्रेशर इनका कितना होना चाहिए, 1 - 0.64 यानी 0.36। सही जा रहा हूं। अब 0.36 atm इन दोनों का, लेकिन इनके मोलर रेशियो 1:1 नहीं है। देखो एक का 2x मोल है, और दूसरे का ये 2x मोल है, ये x मोल है। इसका मतलब इनके प्रेशर भी इनके मोल के हिसाब से 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो 0.36 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इंटू 2/3 आ जाएगा। तो ये आएगा आंसर 0.36 इंटू 2/3। और क्लोरीन कितना आएगा, 0.36 इंटू 1/3। अब भाई क्या दिक्कत है यार, ये तीनों का प्रेशर आपको मालूम है, तो क्या केपी नहीं निकल जाएगा बेटा। केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा इसके लिए, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NOCl का स्क्वायर। क्या सबको समझ आया मैंने क्या बोला यहाँ पे, किसी को कोई डाउट। देखो टोटल प्रेशर 1 atm दिया था बेटा, उस 1 atm में इसने NOCl का प्रेशर कितना दे दिया, 0.64। तो बचा हुआ NO एंड Cl2 का प्रेशर मिला के कितना होना चाहिए, 1 में से इसको घटा लो। अब वो आया 0.36। लेकिन हमने देखा ये जब टूट रहा था NOCl, तो उसमें ये 2x एंड x बन रहे हैं। इसका मतलब 2:1 के मोलर रेशियो में। अगर 2 मोल इसका 1 मोल इसका बनेगा, तो यानी प्रेशर भी ऐसे ही डिवाइड होगा, ये 2p होगा, ये p होगा। तो वही मैंने बोला, जो बचा हुआ प्रेशर है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करो। तो जब 2 पार्ट निकालना हो तो 2/3 ऑफ दिस वैल्यू विल गिव अस द प्रेशर ड्यू टू NO, वो हमने निकाल लिया। ऐसे ही क्लोरीन का निकाल लिया। अब तीनों का प्रेशर मालूम है, तो उठा के बस इक्वेशन में रखना ही तो है। क्या हो जाएगा आपसे, बच्चों में ऑडिबल, यस सर। ठीक है, हो जाएगा ना ये। या पूरा सॉल्व करूं, अब तो करना ही क्या है, बस वैल्यू उठा के रख देनी है। चलो ट्राई कर लो, फिर कोई दिक्कत आती है तो फिर को बताना है यहाँ पे, ठीक है। और अब इसके बाद देखते हैं, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे एट सर्टेन at a certain temperature the equilibrium constant Kc is 0.25। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया है, इसका Kc दिया हुआ है। इफ वी टेक 1 mole each of 4 gases in 10 liter container, what would be the equilibrium concentration of A2। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। देखो बोल रहा है कि सभी का ना 1 1 मोल लिया हुआ है एट द बिगिनिंग,
है ना, और इसका केसी लिखा है 0.25। अब ये बताओ, अगर आप इसका क्यू निकालो, क्यू क्यू वैल्यू विल बी सी का एक्टिव मास इंटू डी एंड होल डिवाइडेड बाई ए एंड बी। देखो क्योंकि सब गैसेज हैं तो किसी का वन नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, मोल बाई वॉल्यूम, 1/10। वैसे वॉल्यूम इंडिपेंडेंट आएगा, नीचे ऊपर देखो दोनों कट जाएंगे। तो क्यू वैल्यू कितना आ रहा है, 1। बताओ क्यू 1 आ रहा है, जबकि के कितना है, 0.25। क्यू बड़ा हो गया के से, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Backward. बैकवर्ड। अब जय बस यही था ये क्वेश्चन में, ठीक है। सिंस क्यू इज ग्रेटर देन के, सिंस क्यू ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन के, बैकवर्ड रिएक्शन विल प्रोसीड, विल टेक प्लेस। अब जैसे ही बैकवर्ड बोल दिया आपने, वैसे ही क्या हो जाएगा, A2 + B2 फॉर्मिंग C2 + D2। कितने लोग बोल रहे हैं ये अब 1 - x लिखना पड़ेगा, पीछे आ रहा है, और ये 1 + x हो जाएगा, ये सुनो। अब क्या है यार, अब तो आसान हो गया ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिखोगे, K = 0.25 इज इक्वल टू C2 × D2। बोलो बेटा, A2 B2, ये सुनो। अब इनके जगह ये वैल्यू ले लो यार। देखो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगा, कट जाएगा दोनों तरफ से। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या आ जाएगा, ये C2 × 1 - x, और नीचे क्या है, 1 + x। तो ये आएगा 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। जब आप इसको रूट लोगे तो ये आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 1 - x/1 + x। अब क्या यहाँ से सॉल्व कर लोगे, x निकल जाएगा। x निकल गया तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A2, तो निकल तो गया। x आ जाएगा तो 1 + x विल बी द राइट आंसर इन दिस केस, यस और नो। ध्यान देना, ये जो 1 + x निकलेगा, दिस विल गिव यू द मोल। कंसंट्रेशन पूछेगा A2 का तो क्या आंसर करोगे, मोल 1 + x डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 10 लीटर, ये रख देना नीचे। ठीक है, समझ आया। Yes, sir. तो इसमें पहले क्यू वैल्यू निकाल करके देखना था। चलिए आइए अगला देखते हैं। 80th, एक बारी पढ़िए आप लोग क्वेश्चन ये पहले। पढ़ लिया सबने, करें इसको। हम्म, आओ देखते हैं। सो बोल रहा है कि गाइस, हमें ऑडिबल। Yes, sir. हाँ, सो बोल रहा है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे PCl5 ऐसे डिसोसिएट करता है, ठीक है। एंड इट वाज फाउंड दैट द इक्विलिब्रियम वेपर आर 62 टाइम्स एज हैवी एज हाइड्रोजन। कितना इंटरेस्टिंग चीज है, देखो। बोल रहा है डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम वेपर इज
एज हैवी एज 62 टाइम्स, मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 62 टाइम। तो कितने लोग कह रहे हैं ये वेपर डेंसिटी बोलने का नया तरीका था बस, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो। क्योंकि वेपर डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी ऑफ द वेपर ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाई द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है ना? बोलो। Yes, तो sir. तो ये क्वेश्चन में इसने बोला कि जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है वो 62 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, यानी वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम इज कमिंग आउट टू बी 62। यानी मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल बी हाउ मच? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कितना आ गया ये? 124। ये सुनो, अब बेटा क्या अब आसान नहीं हो गया जी? मोलर मास इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या समझाया था कि यही PCl5 टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। आप मान लो 1 लिया था आपने, 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा। सो टोटल मास, ऊपर आता है टोटल मास, नीचे आता है टोटल मोल। तो मैंने बताया था मास तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो इसलिए T इज इक्वल टू 0 पे जो मास है, सो 1 इंटू मोलर मास ऑफ PCl5 आपको सब मालूम है, अपॉन टोटल मोल, ये जोड़ लो 1 प्लस अल्फा। आपको बेटा ये वैल्यू मालूम है, मोलर मास मालूम है, 1 मालूम है, सिर्फ अल्फा ही अननोन है, क्या निकल जाएगा? Yes, sir. है ना? तो ये सब क्वेश्चंस मतलब मेरे ख्याल से आसान है, बस आप लोग थोड़ा इम्पेशेंट हो गए, थोड़ा सा पेशेंस और आपको दिखाना है ना? चलो, तो आई थिंक ये कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, विल रैप दिस अप, है ना? 80 के बाद कमिंग टू 93। अब ये ग्राफ है, अब इसमें क्या कहानी सुनाया उसको समझ लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर 0.05 नाइट्रोजन है, 0.3 हाइड्रोजन है एंड 0.2 अमोनिया इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर। बोल रहा है कि जो रिएक्शन होता है N2NH2 का, जो अमोनिया फॉर्म होती है, उसमें एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आ गया था और उस टाइम पे इनका कंसंट्रेशन था 0.05 और ये था 0.3 एंड ये था 0.2। इसके हिसाब से हम इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे ना, केसी 0.2 का स्क्वायर अपॉन 0.05 इंटू 0.3 का पावर क्यूब, ये केसी निकल जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन दिया, निकल गया। अब बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम को इसने डिस्टर्ब किया, कैसे डिस्टर्ब किया? इसने नाइट्रोजन ऐड कर दिया। अच्छा, नाइट्रोजन ऐड करोगे तो ये रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड, एज पर एलसीपी, सो दैट इज कंसंट्रेशन बिकम 0.15। बोल रहा है कि जो 0.05 था, इतना ऐड किया कि 0.15 बन गया। जस्ट आफ्टर एडिशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द अबव? अरे बड़ा सिंपल सा है, ये बताओ जैसे ही आप इसको ऐड कर दिए, कितना ऐड किया आपने? 0.1 आई थिंक ऐड किया होगा, तभी तो ये बन गया। तो ये कितना हो गया? 0.15 हो गया इसका कंसेंट्रेशन। अब रिएक्शन क्योंकि फॉरवर्ड जाएगा तो ये इसमें से कुछ घटेगा, 0.15 - 6, और ये तो बेचारा जितना था उतने में से ही घटेगा क्योंकि इसको तो ऐड किया नहीं, इसमें से 3x हो जाएगा और ये बढ़ने लगेगा 0.2 प्लस 2x। तो ग्राफ वो करेक्ट होगा जिसमें N2 का अमाउंट 0.15 में से कुछ कम हो और H2 का अमाउंट 0.3 से कुछ कम होने लग जाए, 0.3 - 3x, और अमोनिया का 2x के हिसाब से बढ़ने लगे। यानी मुझे N2 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 मेरे को हाइड्रोजन 0.3 से कम करना था, तो ये तो कम हो रहा है, सही है। इनिशियल इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन 0.3 है, सब जगह देख लो, मेरे ख्याल से उसमें गलती नहीं किया होगा इसने, हाइड्रोजन है इस पे। अब 0.3 0.2 0.1 यानी सब में तो इनिशियल वाला सही दिखाया। अब इक्विलिब्रियम में हमें देखना है, हाइड्रोजन 0.3 से नीचे जाना चाहिए, इसमें दिखाया है।
और नाइट्रोजन एकदम से 0.15 बढ़ करके फिर उससे कम होना चाहिए, इस सभी में दिखाया है। एंड जो अमोनिया की वैल्यू है ना, वो बढ़नी चाहिए। तो बढ़नी तो यार इसमें भी दिखाया है बेटा। अच्छा, लेकिन फर्क है ना। फर्क क्या है इन सभी में देखो। ये तो बेकार है बिल्कुल, सडन तो होगा नहीं, ये तो गलत है ना। और अमोनिया बढ़ रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है, नाइट्रोजन घट रहा है, नाइट्रोजन घट रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है, अमोनिया बढ़ रहा है। सब में अमोनिया बढ़ तो रहा है। अब इसको कैसे देखें? एनीवन? सिर्फ ये ग्राफ अभी तक गलत हुआ, बाकी तो सब लग रहा है कि मतलब चेक करना ही पड़ेगा वैल्यू। वैल्यू तो चेक करना पड़ेगा। बोलो। सर अच्छा, ऐसा है कि एच एक चीज तो कंफर्म है कि चाहे एक्स कुछ भी पॉजिटिव हो, अमोनिया का कंसंट्रेशन तो 0.2 से ज्यादा ही होगा। तो अमोनिया का कंसंट्रेशन 0.2 से तो ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा ये कैसे डिसाइड करें? या तो हम सॉल्व कर लें इसको। अब सॉल्व करने के लिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से रिलेट करना पड़ेगा। वी हैव टू राइट। अब वो बहुत लंबा सा इक्वेशन बन जाएगा। मे बी देर इज अ चांस कि हम सॉल्व भी कर पाए, बट लंबा सा इक्वेशन बनेगा बेटा। और मैं चाह नहीं रहा हूं उसको सॉल्व करना। और कोई क्लू है क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू सर कम है तो इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं आएगा ग्राफ में। नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी कम होगी? देखो ऐसे ऐसे करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू डिक्रीज होते होते, मैं सॉरी, एक्स की वैल्यू तो बढ़ेगी ही ना टाइम के साथ। लेकिन ये वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, तो एक्स मस्ट बी लेस देन 0.15, क्योंकि ये जीरो तो हो नहीं सकता। इनफैक्ट इनमें से ये भी जीरो नहीं हो सकता है। तो यानी यहां से निकालूं तो एक्स 0.1 आ रहा है अगर जीरो कर दिया तो, और यहां से निकालूं तो 0.15, यानी 0.1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है एक्स की वैल्यू। सॉरी, 0.1 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0.1 पे ये खत्म हो जा रहा है, खत्म तो होना नहीं है। तो अगर x की वैल्यू 0.1 डाल दूं तो ये वैल्यू कितना आएगा? 0.05। अमोनिया का वैल्यू जीरो, N2 का वैल्यू 0.05, N2 का वैल्यू 0.05 से तो ऊपर ही रहेगा। तो 0.05 से ऊपर रहने का मतलब अपने इनिशियल कंसंट्रेशन से तो पक्का ऊपर ही रहेगा। तो ये तो दे रहा है ऊपर। अब ये ऊपर और कौन दे रहा है? ये भी दे रहा है। ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो उसके लेवल पे आ गया, ये तो गलत हो गया। अच्छा, ठीक है। और H2 का वैल्यू, एंड अमोनिया का वैल्यू, अमोनिया का वैल्यू 0.2 से ऊपर ही रहेगा। अभी भी हमारे पास दो ग्राफ आया, अब मैं कैसे डिसाइड करूं 1 और 3 में? देखो, ये बी एंड सी तो समझ में आया ना कैसे काट दिया है। इस बी वाले में तो बोल रहा है कि नाइट्रोजन अपने पहले लेवल के बराबर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने देखा पहले वाले के लेवल के बराबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0.1 जैसे ही रखोगे वैसे ही हाइड्रोजन जीरो हो जाएगा। हाइड्रोजन कभी जीरो हो नहीं सकता, कोई भी रिएक्टेंट जीरो नहीं हो सकते। तो इसलिए जब भी होगा वो अपने पुराने वैल्यू से थोड़ा बढ़ के ही रहेगा। नाइट्रोजन बढ़ के रह रहा है अपने पुराने वैल्यू से, हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ रहा है। हम्म, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, एक बारी देख लेने दो अच्छे से मुझे थोड़ा। 0.3 से नीचे और ये 0.2 Excuse से। me, sir. हाँ बेटा बोलना।
सर हम केसी से वैल्यू से नहीं कर सकते, केसी की वैल्यू लेके एग्जैक्ट कर सकते हैं बेटा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूँ उतना लेंदी करना। उससे तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा आंसर, कितना आ रहा है, प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगी। सर हाँ सर जो डी वाला ग्राफ है उसमें सर एक पॉइंट पे NH3 और H2 की कंसंट्रेशन सेम है सर, बट X की वैल्यू ऐसी आनी नहीं चाहिए कि इसमें सेम हो। नहीं, एक पॉइंट पे कहाँ से, अच्छा वो जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यस सर। सर वो कंसंट्रेशन सेम नहीं हो सकती सर, X फिर बहुत कम हो जाएगा सर, तो बढ़ नहीं, जाएगा मतलब। अमोनिया का कंसंट्रेशन इसके हिसाब से हाइड्रोजन से ज्यादा है, एक बार देख लेते हैं। अमोनिया है 0.2 + 2x, विच इज गिवन ग्रेटर, इस वाले ग्राफ को अगर डी को मैं मानूं तो ग्रेटर देन हाइड्रोजन, यानी 0.3 - 3x। अब ये इधर ला करके देखता हूँ, तो 2x + 3x मिलके 5x हो जाएगा, विच विल बी ग्रेटर देन 0.1, x ग्रेटर देन, नहीं क्यों नहीं हो सकता, इसमें तो ठीक तो आ रहा है, क्या दिक्कत। ये ग्रेटर हो सकता है, ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर वाले में बोल रहा है कि हाइड्रोजन ज्यादा है, 0.3 - 3x में से 0.2 + 2x। अब अगर मैं इधर देखूं तो 0.3, 0.1, अगेन ये भी पॉसिबल है। अब यार इन दोनों में कैसे निकाले, इसके लिए या तो पूरा सॉल्व करो, ठीक है। मैं सोच रहा था पहले सॉल्व करने करे बिना ही हम आंसर निकाल दें। अब एक काम करो ना, इसको सॉल्व कर लो, बात ही खत्म है। और कोई मेथड स्ट्राइक करेगा तो देखेंगे, फिलहाल तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.2 + 2x, इसका होल स्क्वायर अपॉन अमोनिया का होल स्क्वायर अपॉन H2NN2, N2 का 0.15 माइनस x, 0.3 - 3x का होल क्यूब इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर, ये ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, इसको सिंप्लीफाई करके देखो। अच्छा मैं ये चेक करना चाह रहा था कि अमोनिया मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो अगर हमारा हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया तो x की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, और अमोनिया आ जाएगा 0.2 + 0.2, 0.4। तो अमोनिया कभी भी होना चाहिए तो 0.4 से नीचे होना चाहिए। सभी में नीचे ही तो दिया है यार ये। हम्म, ये बोल रहा हाइड्रोजन पॉइंट अगर 2 हो गया, इसको एक बार चेक करते हैं। अगर हाइड्रोजन 0.2 हो गया, 0.3 - 3x, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 0.1, x की वैल्यू आ जाएगी 0.1/3, और ये 0.1/3 यहाँ जोड़ लूंगा, तो 0.2 + 2 × 0.1/3, तो 0.2 + 0.2/3, इससे कुछ क्लू मिल रहा है क्या। ठीक है बेटा, एक काम करना, तुम लोग एक बार दोबारा इसको सोचना, ठीक है, और दोबारा सोचने के बाद इस पे डिस्कशन करेंगे कि क्या बन रहा है इसका सीन, ठीक है। करके देखना आंसर, वैसे ए एंड डी में से ही दोनों में से कोई आएगा, अमोनिया बढ़ रहा है न्यू इक्विलिब्रियम पे। सर ए है। हम्म, है ना, ए एंड डी में से ही दोनों में से कोई आंसर आएगा। या तो ये पूरा सॉल्व करो, मैं वो इक्वेशन पे जाना नहीं चाह रहा था, बट अब मुझे लग रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से डायरेक्टली मुझे, है ना, ए एंड डी में सर डायरेक्टली जो कुछ। N2 का इनिशियल है 0.15,
अब और कुछ मिल नहीं रहा तो बहुत एक्यूरेट है फर्स्ट ग्राफ में, बिल्कुल मिडिल में आ रहा है। हम्म नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, ऑफ कोर्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट। मतलब मैं तो यहाँ से क्लू लेने की कोशिश कर रहा था, उसके वजह से नहीं करेंगे, अब तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर सॉल्व करके देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखना। उम्मीद है सिंप्लीफाई करोगे तो शायद सिंपल इक्वेशन बन जाए, वरना और कोई पॉइंट होगा तो हम लोग सोचेंगे, है ना। चलो, सो देखो ये क्वेश्चन है एक। इफ द प्रेशर इन अ रिएक्शन वेसल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, बोल रहा है डब्बे का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ सीओ एंड सीओ। अच्छा ये बताओ, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल है ना गैसेस का, डेल्टा एन जी 0 है, ये सुनो, देखो ना, CO2 H2 दो मोल इधर, लेफ्ट में भी दो मोल गैसेस, डेल्टा एन जी 0 है ना बेटा। यस सर। जिस जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो उसमें प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है। हाँ, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से सबके कंसंट्रेशन जरूर बढ़ जाएंगे ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ CO एंड CO2 एंड H2O सबका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। the CO will decrease, both the CO and CO2 will increase, my answer will be D ना। तो ये वाली बात हो गई कि भाई इतना पहले वॉल्यूम था 10 लीटर, अब कंप्रेस करके उसको 5 लीटर कर दिया, तो वॉल्यूम कम कर दिया, मोल तो लगभग वही है ना। तो मोल बाई वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम कम कर दिया है तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। सो आंसर इसका डी आएगा। इजी क्वेश्चन था ये ना, थ्योरेटिकल है ये सब। अब आ जाओ 105 देख लेते हैं। The reaction this 2N2 giving N2O4 is an exothermic reaction. This means that, अच्छा अब देखो, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, अगर बेटा टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पीछे जाते हैं, ये सुनो। टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है ना। इफ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस, ये सुनो। तो के डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन पीछे गया होगा, तभी तो के डिक्रीज करेगा। बोलो भाई, ये लीच एटलियर्स प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया था, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैक आएगा, ये सुनो। Yes. यस सर। अच्छा, तो और दूसरा, प्रेशर बढ़ाने पे हमेशा उधर जाता है जिधर कम मोल ऑफ गैसेस हो ना। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो इस साइड से इस साइड की तरफ मूव करेगा। तो कर लो यार, इसको क्या करना है। Equilibrium of this gas mixture will be lower at high temperature. The equilibrium of this gas mixture, sorry, equilibration of this gas mixture will be slower at high temperature. बकवास है ये। A mole of N2O4 will occupy twice the volume of NO2 at the, ये क्या लिखा है यार आधा अधूरा। The equilibrium will move to the right if equilibrium mixture is cooled. अगर कूलिंग करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, हीटिंग करोगे तो बैकवर्ड आएगा। द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव टू द लेफ्ट विथ इंक्रीज गैस प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे तो बोल रहा है लेफ्ट आएगा, गलत बोल रहा है। प्रेशर बढ़ाओगे तो राइट जाएगा, कूलिंग करोगे तो भी राइट जाएगा। तो आंसर मेरे हिसाब से सी देना चाहिए, चेक करो। और ये स्टेटमेंट भी इनकम्प्लीट सा है, बी वाला। So वो same temperature. हाँ चलो, अच्छा यहाँ Same टेम्परेचर, temperature. the mole of N2O4 will occupy twice the volume of a mole of NO2 at the, a mole of N2O4 will occupy, नहीं ये तो गलत है ना भाई। दोनों का मोल अगर आपको सेम है, 1 मोल 1 मोल, तो गैस चाहे वो पेंटा एटॉमिक हो या टेट्रा एटॉमिक हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही ऑक्युपाई होगा। तो आंसर सी होगा, चेक करो इसका आंसर, Yes, sir. See. ना। तो आसान था ये।
SC109 है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर डिपेंड्स ऑन। अब बताओ, वेपर प्रेशर बोल रहा है, वेपर प्रेशर किसके वजह से आता है? जब H2O लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये सुनो। और H2O का लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम जब आएगा तो हम Kp इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, क्योंकि पीछे तो ये प्योर लिक्विड है, इसका एक्टिव मास 1 आ जाएगा। तो यानी जो Kp है वही वेपर प्रेशर है। तो बताओ Kp किस पे डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा बेटा, क्वांटिटी वगैरह किसी चीज पे डिपेंड नहीं करने वाला है। तो मेरा आंसर तो होगा ओनली 1। चेक करो इसका आंसर। यस सर। ठीक है, तो चलो इसी के साथ तुम लोगों का ये डाउट यहाँ पे खत्म करता हूँ। आगे के क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करना और उसको देखेंगे फिर, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डाउट सेशन टुडे।